रात को जब मैं अपने कमरे में होती हूँ तो अब दरवाजा पूरा बंद नहीं करती, बस एक छोटा सा गैप छोड़ देती हूँ। मुझे पता है वो हॉल में बैठकर टीवी देखने का नाटक करता है, पर उसकी नजर मेरे कमरे के दरवाजे पर रहती है। मैं जानबूझकर लाइट जलती छोड़ देती हूँ ताकि मेरी परछाई दीवार पर दिखे और उसे लगे कि मैं वही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा। उम्र हो गई है पूरी 42 साल, पर जब गांव से शहर आई थी ना, तब भी लोग पीछे पड़ जाते थे और आज भी पड़ते हैं। लोग कहते हैं राधा भाभी तो आज भी 32 से ज्यादा की नहीं लगती। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, पर अंदर से एक अजीब सा डर और रोमांच महसूस होता है। मेरे साथ रहता है मेरा देवर विक्की, उम्र 29 साल, लंबा चौड़ा, रोज जिम जाने वाला, आवाज इतनी भारी कि जब भाभी बोलता है ना तो दिल में एक अजीब सी हलचल हो जाती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने देवर को इस नजर से देखना पड़ेगा, पर पिछले 9 से 10 महीनों से इस घर में जो चल रहा है वो कोई सोच भी नहीं सकता। हम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं। मेरे पति यानी विक्की के बड़े भैया 3 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। सबने कहा किस्मत का खेल था और मैं विधवा हो गई। इस बड़े मकान में बस मैं और विक्की रह गए। शुरू में तो सब नॉर्मल था, मैं भाभी वो देवर, पर धीरे धीरे हवाएं बदलने लगी। सुबह जब मैं चाय लेकर बालकनी में जाती तो विक्की वहाँ खड़ा रहता। जब वो मुड़ता तो उसकी आंखें मेरी साड़ी के पल्लू पर टिक जाती। पहले मैं झिम जाती थी, पर फिर धीरे धीरे मैंने भी स्थिति को संभालना सीख लिया। वो मुस्कुरा कर कहता, भाभी तुम दिन ब दिन और रहस्यमयी होती जा रही हो। मैं हंस के कहती, अरे देवर जी, तुम भी तो जिम्मेदारी संभालते संभालते बड़े हो गए हो। चाय का कप लेते वक्त जब उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू जाती तो मेरी सांसें रुक सी जाती। एक दिन हद हो गई। मैं शाम को अपने गीले बाल सुखा रही थी। विक्की सोफे पर लेटा था। मैंने वहीं पड़ी उसकी सफेद शर्ट उठाई और अपने कपड़ों के ऊपर से ही पहन ली। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। विक्की उठा और पीछे पीछे आ गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। वो पास आया और बोला, भाभी तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे हल्का सा पीछे धकेलते हुए कहा, हटो बदमाश, चाय पियो। पर उस रात के बाद माहौल बदल गया। वो रात भर मेरे कमरे के बाहर टहलता। मैं भी दरवाजा खुला छोड़ देती। कभी कभी वो अंदर आ जाता, मेरे पास बैठ जाता। कोई कुछ नहीं बोलता, बस एक खामोशी होती थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। फिर एक रात आई। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। कमरा अंधेरा था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। विक्की धीरे से आया और मेरे पास बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, भाभी मैंने तुम्हें कभी सिर्फ भाभी की नजर से नहीं देखा, मुझे तुम चाहिए। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर खड़ी थी मेरी ननद पूजा। वो 2 दिन पहले ही मायके आई थी। उसके हाथ में मोबाइल था और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने सब देख लिया था। अगले 2 घंटे में पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई। मुझ पर बदचलन होने का ठप्पा लगा दिया गया। विक्की उस वक्त चुप रहा। मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया गया। मैं एक ऑटो में बैठी और शहर के उस कोने में पहुंच गई जहां कोई मुझे नहीं जानता था। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन रात रोती और सोचती कि अब जीकर क्या करूं। विक्की मेरा फोन नहीं उठा रहा था। मुझे लगा वो डर गया। फिर एक रात कमरे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने विक्की खड़ा था, आंखें लाल थीं और हाथ में एक पेन ड्राइव थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भाभी अब रोना बंद करो और ये देखो। मैंने लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाई। उसमें हमारे घर के अंदर के कई वीडियो थे, बातचीत करते हुए, चाय पीते हुए, उस रात कमरे में बैठते हुए, सब कुछ। मैं चीख पड़ी, ये सब क्या है विक्की, तुमने ये क्यों किया? वो रोने लगा और बोला, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था भाभी। तुम्हारा पुराना जानने वाला वो राजू, वो तुम्हें मारना चाहता था। भैया का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वो एक मर्डर था। मुझे सारे सबूत मिल गए थे कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैंने उसे ये वीडियो भेजे और धमकी दी कि अगर अब राधा के आसपास भी दिखे तो पुलिस को ये सौंप दूंगा। वो डर कर देश छोड़कर भाग गया। तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे खुद को और तुम्हें दुनिया की नजर में गिराना पड़ा। मैं सन्न रह गई। मुझे लगा विक्की ने कितना बड़ा त्याग किया। मैं उसे गले लगाकर रोने लगी। हम वापस अपने घर आ गए। दुनिया आज भी मुझे ताने मारती थी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि विक्की ने मेरी जान बचाई है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। असली खेल तो अब शुरू होना था। एक रात विक्की ने मेरे पास आकर
धीरे से कहा, भाभी एक आखिरी सच और बाकी है। वो सुनने के बाद, तुम चाहो तो मुझे गोली मार देना। मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं, एक अजीब सा पागलपन था। जमीन पर बैठ गया और बोला, भाभी राजू ने भैया का कत्ल नहीं किया था, वो कत्ल मैंने किया था। मेरा दिल मानो रुक गया। मैं पीछे हटी। विक्की ने कहा, 3 साल पहले जब भैया जिंदा थे, मैं तुम्हें रोज देखता था। तुम भैया के साथ हंसती थी, पर मेरे सामने आंखें झुका लेती थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उस रात मैंने भैया को खूब शराब पिलाई और उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। सबने उसे एक्सीडेंट समझा, पर वो मेरा प्लान था ताकि तुम मेरी हो सको। मैं चीख भी नहीं पा रही थी। वो आगे बोला, राजू का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया मैंने। ये वीडियो, पूजा का अचानक उस रात कैमरा लेकर आना, ये सब मेरी प्लानिंग थी ताकि समाज तुम्हें दुत्कार दे और तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। अब तुम सिर्फ मेरी हो राधा। दमदार और सशक्त राधा का कमबैक। विक्की खड़ा हुआ और मेरे करीब आने लगा। उसकी आंखों में वो जीत की चमक थी, पर तभी मैं मुस्कुराई। उस पूरे 9 महीने में पहली बार मैं सच में मुस्कुराई। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन विक्की के सामने कर दिया। पिछले 10 मिनट से उस फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी एक एक कबूलियत, उसका एक एक गुनाह उस फोन में रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने कहा, विक्की तुम भूल गए कि मैं वक्त की मारी जरूर हूँ, पर मूर्ख नहीं। जब तुमने मुझे वो पेन ड्राइव दी थी ना, तभी मुझे शक हो गया था कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसलिए आज जब तुमने बात शुरू की, मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और फोन चालू रखा था। ठीक उसी वक्त दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। विक्की के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। वो चिल्लाता रहा, पर पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। तो दोस्तों, आज मैं अकेली हूँ, पर आज मैं सच में आजाद हूँ। दुनिया आज भी मुझे गलत समझती है, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वो सच है जो मैंने खुद लिखा है।